बड़ा ऑर्डर देते हो इन्वेंट्री का तो वो आपसे 10 रुपए 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हमेशा एक ही बंदे से इन्वेंट्री नहीं लेते, हम लोग 2 बंदों से इन्वेंट्री लेते हैं और उसे भी पता हो कि भाई आधी इन्वेंट्री मेरे पास जा रही है, आधी इन्वेंट्री उसके पास से जा रही है। ठीक है, वो तो आप लोग फिर एक्सपीरियंस करोगे जब भी आप काम कर रहे होगे। तो ये होता है कि दोनों रेट नहीं बढ़ाते, क्योंकि पता है मैं रेट बढ़ाऊंगा तो वहां से मसला होगा। फिर ओरिजिनली रेट बढ़ता है जब चाइना से रेट महंगा आता है, इन्वेंट्री महंगी आती है, या जो मैन्युफैक्चर होता है वो रेट बढ़ाता है तो भी उसके रेट बढ़ते हैं। अगर आप एक ही बंदे के साथ लॉयल रहोगे कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ आपको पता भी नहीं हो, हर बार आपको 5-5 रुपए 10-10 रुपए बढ़ा सकता और आपका आगे मार्केट में दराज पे कंपटीशन करना मसला बनेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग डायरेक्ट इंपोर्टर्स, डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाने वाले भी लोग बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी इस स्टेज पर नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाए कोई प्रोडक्ट। जब आप चाइना से इंपोर्ट करवाते हो तो बीच में सारे प्रॉफिट मर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट चला गया, इंपोर्टर का प्रॉफिट चला गया, होलसेलर का प्रॉफिट चला गया, फिर आपका प्रॉफिट चला गया। अब आप लोग डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जब आप ब्रांड के साथ डील करते हो तो आपकी सप्लाई चेन का मसला सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग काफी सारे ब्रांड्स के साथ डील करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ कॉल करनी होती है, पेमेंट ऑनलाइन आप करते हो उनको और वो आपके डोर स्टेप पर आपको इन्वेंट्री पहुंचा देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है नो प्राइस फ्लक्चुएशन, जो मैंने आपको बताया कि भाई रेट बढ़ते रहते हैं प्रोडक्ट की। वो ब्रांड के रेट इतने जल्दी नहीं बढ़ते। ठीक है ना, ब्रांड के रेट नॉर्मली बिल्कुल जब बिल्कुल मार्केट ज्यादा इन्फ्लेशन में आती है तो उसके रेट बढ़ते हैं, वरना ब्रांड एक स्टेबल होकर चल रखते हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि मेरा जो बायर है उसको मसला होगा बाय करने में, वो दूसरे ब्रांड पर चला जाए। ठीक है ना, तो इसमें भी अच्छा ब्रांड में आपको एक और फायदा ये होता है कि बेटर मार्जिन्स मिलते हैं, क्योंकि बात हमने की कि आप एक ब्रांड की आपने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, XYZ को कोई सा भी ब्रांड है, नॉर्मल छोटा सा भी ब्रांड है, ठीक है ना। अब मैंने ब्रांड की कोई चीज बाय की, जैसे कि मैंने स्मार्ट वॉच बाय की एक ब्रांड की, तो अब वो स्मार्ट वॉच मुझे उस ब्रांड की अच्छी लगी तो मैं दोबारा उसी ब्रांड की लूंगा, मैं दूसरे पे जाकर अपना एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, दोबारा से मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं करूंगा अलग ब्रांड की लेकर, मैं उसी ब्रांड की लूंगा। ठीक है, अब आपके पास अथॉरिटी है उस ब्रांड की। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि दराज पर आप कोई और सेल नहीं कर सकता, लेकिन ब्रांड आपको ये चीज देगा 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने में आपको एक अच्छी सेल लाकर देनी होगी ब्रांड को। आपने एक अच्छी सेल लाकर दे दी ब्रांड को तो फिर ब्रांड आपके साथ ही काम करेगा, वो दूसरों को अथॉरिटी नहीं देगा। ठीक है, वो तो उसकी मर्जी है, वो 10 लोगों को अथॉरिटी दे, क्योंकि आपको पता ही है इम्तियाज हो गया, चेहरा हो गया, इन सबके पास अथॉरिटी लेटर होते हैं कि हाँ भाई हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस ब्रांड को ऑफिशियली सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर मार्जिन इसलिए आएंगे क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा ना ब्रांड में। जब आप ब्रांड चला रहे हैं तो आपके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आपके पास ब्रांड आपको परसेंटेज भी देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा देता है। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से बात कर रहे हो तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हट जाता है, फिर होलसेलर हट जाता है, आप डायरेक्ट ब्रांड के साथ अटैच हो जाते हो। ब्रांड आपको परसेंटेज भी देता है, फिर जैसे कि आप ब्रांड से ये भी बात कर सकते हो कि भाई अभी हमारी सेल आ रही है 10-10 की, 11-11 की, आप अपने कस्टमर्स को क्या बात करेंगे। हम हमेशा ब्रांड को ये कहते हैं भाई आप ब्रांड आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, हम तो बीच में वैसे ही मिडलमैन की तरह काम करें। हम ये नहीं कहते हमें फायदा होगा, आप हमें अच्छी परसेंटेज दो, हम कहते हैं कि आप अपने कस्टमर को अपने कस्टमर को आप क्या फायदा दे रहे हो। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है लोकल सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग की बात कर लेते हैं। ब्रांड हंटिंग का मैंने आपको बता दिया, फिर अब हम आपको बता रहे हैं लोकल जैसे कि इंडिविजुअल स्टोर होते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मॉड्यूल होता है ना वो होता है PL का, वो होता है प्राइवेट लेबल का। वो करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो पहले आप लोग लोकल सोर्सिंग से काम करें, ब्रांड हंटिंग के साथ काम करें, फिर PL ये होता है कि उसमें एक साल लग जाता है प्रॉफिट लाने में, क्योंकि आप बिल्कुल एक स्क्रैच से एक ब्रांड बना रहे होते हैं, जीरो से आप ब्रांड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम फिल वक्त नहीं करते, हम इसकी बात कर लेते हैं लोकल सोर्सिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एट अ टाइम कम से कम 2 आपके पास वो होने चाहिए सप्लायर। अच्छा काफी बार ऐसे भी होता है कि एक के पास इन्वेंटरी खत्म हो जाती है तो आपको दूसरे के पास इन्वेंटरी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो 1 से 2 सप्लायर एट अ टाइम जब भी आप हंटिंग करने जाएं तो आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ से भी मिलेगा और वहां से भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है यूनिक प्रोडक्ट। अब आप जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएंगे कि जो हजारों लोग दराज पर बेच रहे हैं। जब हजारों लोग दराज पर बेच रहे हैं, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, तो हर दूसरा बंदा उसको अर्न करके दराज पर लगा देगा। ठीक है, आप लोगों को यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना है, जैसे कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट आ गया। ठीक है ना, नया प्रोडक्ट इस तरह के कि आपने एक प्रोडक्ट अर्न किया, उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल है, 40 से 50 लोग उसको बेच रहे हैं, उसमें से 5 डी मॉल है। ठीक है, डी मॉल की सेल ज्यादा होगी, आपको पता है। आप डी मॉल से तो कम्पीट नहीं कर रहे क्योंकि आप अभी इंडिविजुअल स्टोर पर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, या बिजनेस अकाउंट पर भी कर रहे हैं, तो अभी आपके पास डी मॉल का टैग नहीं है, तो आपको डी मॉल की तो सेल देखनी ही है, क्योंकि वो सेल आप कम्पीट ही नहीं कर सकते।
उसके बाद आपको नीचे दूसरे सेलर्स की सेल देखनी है कि उनकी सेल क्या आ रही है। उसके अंदर आपका कंपटीशन होगा, आपकी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी बेस्ट हो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपकी बेस्ट होगी तो आपको ये करना है कि एक जैसे कि अब सिस्टम हमारे यहाँ पर यह सिस्टम है कि लोग दिल से काम नहीं करते, अच्छे से काम नहीं करते। जैसे कि एक प्रोडक्ट चल रहा है दराज पर ना, बहुत अच्छी सोर्सिंग चल रही है, उसकी हर चीज़ है, अब उसका मार्केट में एक नया वेरिएंट आ गया है, तो उस वेरिएंट को बहुत सारे लोग लॉन्च नहीं करते। वो वेरिएंट 6-6 महीने 8-8 महीने ज़ाया हो रहा होता है, लेकिन वो फिर कोई एक बंदा जब लेकर आता है उसमें वेरिएंट को, क्योंकि वो एक यूनिक होता है, वो कोई भी सेल नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, तो वो वेरिएंट फिर बहुत अच्छा, आप उसको बहुत अच्छा लेकर जा सकते हैं। तो यूनिक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ना कि हर बंदा वही प्रोडक्ट बेच रहा हो। ठीक है ना, उसमें इतना फ़ायदा नहीं होगा। जब यूनिक प्रोडक्ट होगा, सबसे पहली लिस्टिंग आपकी है, तो आप उससे आपकी लिस्टिंग में हमेशा टॉप पर रहेगी। आपको रिव्यूज अच्छे लाने हैं और उसके बाद आपकी सोर्सिंग भी आपकी पक्की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब आप यूनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो फिर एक और मसला ये आता है कि आप जैसे कि पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, थोड़ा सा आपने पैकेजिंग डिफरेंट कर दी, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की, ताकि जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करके एक्सपीरियंस ले तो वो आप ही का स्टोर रिकमेंड करें। दूसरा, जैसे कि होलसेलर जब आप करो यार उसके, अब जैसे कि आप जो कम्पीट करो वो एक चाइना के उससे कम्पीट करो, जो बंदा डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट के साथ वैल्यू देनी है। थोड़ा सा प्रोडक्ट के साथ वैल्यू ये देनी है कि आपने थोड़ी सी उसकी डिफरेंट पैकेजिंग करवा ली। ठीक है, जो आपके बजट के हिसाब से जो भी सेट हो, थोड़ा सा आपने उसके अंदर एक थैंक यू नोट डाल दिया ताकि रिव्यूज आपको ज्यादा मिलते रहे। ठीक है, लोग रिव्यू पर ही फोकस नहीं करते, रिव्यूज आपको जितने ज्यादा मिलते रहेंगे उतनी आपकी लिस्टिंग टॉप पर ही रहेगी। ठीक है, कोई बंदा कितने का भी बेच रहा हो। कल की बात है, मैं वो एक बच्चों का जो होता है वॉशरूम टॉयलेट सीट होती है बच्चों की, वो मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे किसी ने लिंक भेजा कि आप ये वाली टॉयलेट सीट बाय करें बच्चों की, ये वो 408 रुपये में आ रही थी, लेकिन उसकी जब मैंने सर्चिंग की तो वो लिस्टिंग टॉप पर ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उस बंदे ने रिव्यू पे टाइम नहीं दे रहा था। वो पैसे तो उसके कम थे, ऑर्डर उसको आ रहे थे, लेकिन वो अपने रिव्यू पे टाइम नहीं दे रहा था, तो उसकी लिस्टिंग टॉप पर नहीं थी। हाँ, सजेशन में लिस्टिंग थी, जो बंदा पहले बाय कर चुका है उसी ने मुझे लिंक भेजा। तो रिव्यू से ये फायदा होता है कि आपकी लिस्टिंग हमेशा टॉप पर ही रहती है, आपको कंपटीशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, फिर एक ये मसला आता है कि मोर यूनिट लेस प्राइस। इसमें ये होता है कि आप जितने ज्यादा यूनिट बाय करेंगे उतने आपको रेट, जो होलसेलर है, जो इंपोर्टर है, वो आपको कम रेट देगा। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा आपको मसला आएगा, लेकिन आपको पता होगा कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट चल जाता है और मैं जब जाके 100 यूनिट 200 यूनिट उठाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा। जैसे कि फिल वक्त अभी आपने एक प्रोडक्ट निकाली है, उसका प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 10% आ रहा है नेट। ठीक है ना, तो जब आपकी सेल अच्छी जा रही होगी, सारी चीजें चल रही होंगी, तो आप उसको 12% 13% में लेकर जा सकते हैं। बाकी दूसरी एक चीज बताता हूँ, हमारी तो प्रॉपर टीमें होती हैं, हमारी एक एजेंसी बनी हुई है, उसमें हमारी टीमें हैं जो कि सारा काम करती हैं। लेकिन मैं अब आपको ये करना है, जैसे कि मैं यूँ करता हूँ कि जैसे कि 230 रुपए की प्रोडक्ट मुझे आ रही है। ठीक है, एक प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे थे 180 रुपए की, वो प्रोडक्ट हमें आ रही थी। ठीक है, ये बात है तकरीबन कोई 1.5 साल पुरानी बात है। 180 रुपए में हमें प्रोडक्ट आ रही थी। मैं जब भी चाहता था ना मार्केट लेने के लिए, मैं हमेशा 10 रुपए कम में लेकर आता था, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट जब आते हैं ना तो उसके रेट लोग ज्यादा रखते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होती। अब वो जिस तरह होलसेलर के पास अवेलेबल होती रहती थी, वो हर बंदा 10 रुपए कम करता रहता था कि यार कस्टमर मेरे पास आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आपने एक बंदे से डील कर ली तो आप बस उसी से इन्वेंटरी लेकर आ रहे हो। आपको हमेशा थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करें। भाई हमेशा मैं जब भी मार्केट जाता हूँ ना, 8,000 10,000 15,000 रुपए तक हमें फायदा ही होता है जब भी मैं मार्केट जाता हूँ। मुझे आपको पता है कि जो आप अपना जब काम कर रहे होते हो ना, जब आपको खुद प्रॉफिट होना होता है, तो फिर आप 2 जगह 4 जगह घूमते क्यों? टीम आपकी वो वैसा काम नहीं करती जैसा आप खुद कर रहे होते हो। तो आप जब भी इन्वेंटरी लेने जाओ, सोर्सिंग करने जाओ, आपका बंदा बहुत अच्छा है, लोकल सोर्सिंग वाला बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन आपको फिर भी 4 से 5 दुकानों पे देखना है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको नेक्स्ट हर बारी आपको पैसे कम मिलेंगे दूसरी दुकानों पे, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि आपके साथ वो डीलिंग बनाए, क्योंकि आप मार्केट में ज्यादा आते हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, और अभी ऑनलाइन काम का ही बिल्कुल दौर चल रहा है। ठीक है ना, तो हर होलसेलर यही चाहेगा कि आप उससे काम करो। तो आप इसका फायदा उठाओ, आप अपनी शक्ल का फायदा उठाओ, आप अपने बार बार मार्केट जाने का फायदा उठाओ। हर बारी आपको 10 रुपए 5 रुपए आपको कम करने, ताकि आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट निकलनी है। ठीक है, तो इसमें मेन जो काम होता है ना दराज पे यही है कि आपको हर चीज पे फोकस करना है। लिस्टिंग पर भी फोकस करना है, इमेजेस पर भी फोकस करना है, प्राइसिंग पर भी फोकस करना है। ठीक है, एक लिस्टिंग आपने सेट कर दी, उसके बाद वो चलती ही रहती है।
हमारी काफ़ी सारी लिस्टिंग ऐसी हैं जो 1 साल हो गया हमने उसको देखा भी नहीं खोल के, ऑर्डर आते हैं बच्चा पिक पैक शिप करके शिप करवा देता है। रिव्यूज के लिए टीम रखी हुई है, रिव्यूज लोग कॉल कर रहे होते हैं कस्टमर्स को और रिव्यू हमारे आ रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली और कॉम्पिटिटर्स, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कर रहा है या आपको हमेशा देखना है, ठीक है ना। काफी सारे कॉम्पिटिटर ऐसे करते हैं कि अब आप परेशान हो कि आपकी सेल पर डे 10 आ रही है, अब आप देख लो मेरी पर डे जो 10 की सेल थी वो मेरी 5 में कन्वर्ट हो गई है। उसकी एक वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि लोगों को एल्गोरिदम के साथ खेलना आ जाता है, ठीक है। दराज का जो एल्गोरिदम होता है उसके साथ लोगों को खेलना आ जाता है। इसी तरह काफी सारे लोग होते हैं जो फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं इंस्टाग्राम में एक्सपर्ट होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो फेसबुक में एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको दराज का एक्सपर्ट बनना है, आपको दराज के एल्गोरिदम के साथ खेलना है। अब उसमें क्या होता है, हम लोग भी ये करते हैं, जैसे कि आप सेल आने वाली है आगे 11/11 की, अब जब 11/11 की सेल आने वाली है तो आपको अपनी लिस्टिंग्स को ऊपर लेकर आना होता है। तो आपको जब अपनी लिस्टिंग्स को ऊपर लेकर आने तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कस्टमर को वाउचर दे सकते हैं, आप कस्टमर को फ्री शिपिंग दे सकते हैं। फ्री शिपिंग क्या कि आपने लगा दिया 2000 रुपए का बजट अपने पूरे स्टोर पर, ठीक है। आप महीना 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आपने 2000 रुपए का बजट लगा दिया पूरे स्टोर पर लगा दिया, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को इजीली बीट कर सकते हो। क्योंकि हर बंदा जब भी मैं भी कोई चीज बाय करने जाता हूं तो मैं फ्री शिपिंग का जरूर उसमें टैग लगाता हूं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे फ्री शिपिंग दे रहा है। अब जो फ्री शिपिंग दे रहा है उसकी लिस्टिंग डाउन भी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है हमारा इतना प्रॉफिट है नहीं, तो हम हर महीने पूरा महीना तो फ्री शिपिंग नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐसा प्रॉफिट नहीं है तो हमें ये करना है कि हफ्ते में कोई महीने में कोई ऐसा हफ्ता हमने देख लिया जिसमें हम लोग थोड़ी सी बिल्डिंग कर दें, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मार्केटिंग बजट लगा दें, थोड़ा सा कस्टमर को फायदा देते हैं ताकि आपकी लिस्टिंग हमेशा टॉप पर है, ठीक है। ताकि आपके जो 10 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं वो डाउन ना जाए। अगर आप अपनी लिस्टिंग को देखते नहीं रहेंगे तो फिर वो डाउन चले जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग डाउन चली जाएंगी, ठीक है। और आपकी लिस्टिंग हर कॉम्पिटिटर से बेहतर होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर उसका टाइटल होना चाहिए। फिर आपने जब लिस्टिंग बना ली तो आप किसी अपने जानने वाले को दिखाएंगे भाई इस लिस्टिंग से आपको प्रोडक्ट बाय करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज बनाई है तो वो हमें अच्छी लगेगी, ठीक है। अच्छा, मार्केट रिसर्च बिफोर द मार्केट विजिट। अच्छा, मार्केट रिसर्च क्या है कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलना है। थोड़ा सा जब आप मार्केट के लिए निकले ना तो पहले आप थोड़ा सा ऑनलाइन देख लें। ऑनलाइन आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में अवेलेबल होगा। अब काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, कहने को तो गोल्डन मार्केट सबसे होलसेल मार्केट है, लेकिन वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलते। प्रोडक्ट फिर आपको सदर में मिलना है, सदर में नहीं मिलते तो प्रोडक्ट आपको मिलना है गुल प्लाजा में, ठीक है। तो इस तरह काफी, क्योंकि गुल प्लाजा में भी काफी सारे इंपोर्टर बैठे हुए, तो शुरू में थोड़ा बहुत आपको मसला होगा प्रोडक्ट हंटिंग करने में, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने में। उसके बाद ये कि इसी सारी चीजें बिल्कुल बेहतर होती जाएंगी। किसी का कोई सवाल है इस पर? कोई सवाल नहीं। देखिए, सवाल जो बंदा नहीं करता ना वो उसकी सक्सेस रेट बिल्कुल डाउन चले जाता है। तो सवाल करें, 2-4 सवाल ही करें, कोई ना कोई चीज भी समझ ना आए। ऐसा होता है कि 99 कराची वाले के 99 होते हैं, जितना मुझसे दूर जा वो होगा जबलपुर में होगा तो उसको 150 रुपये शिपिंग भी बच जाएगी। अच्छा, अभी ये जो लोग हैं ना ये बड़ा ज़्यादा मतलब माने रखता है ना, यानी उस प्रोडक्ट पे मुझे 70 रुपये की प्रोडक्ट थी, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे -50 हो जाते हैं, -30 हो जाता है। इस वजह से देखिए, हम लोगों को इसी पे देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी सारे लोग इसी तरह करते हैं कि वो छोटे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, 70 रुपये में आप क्या ही कमा लोगे, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए तकरीबन 500 रुपये से अबव ही हो। जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो ना वो 500 से अबव हो। उसमें एक सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनका बजट होता है 50,000 1 लाख रुपए, ठीक है। वो कहते हैं कि यार हमें इससे हमारा कुछ ना कुछ निकल है, कुछ ना कुछ से यही है कि 70 रुपये का आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको उसमें बामुश्किल 10 रुपये बचने हैं, ठीक है ना। अब आप 100 ऑर्डर करोगे तो फिर आपको जाके कहीं कुछ बचना है आपको। तो आपकी कोशिश ये हो कि आप छोटे प्रोडक्ट सेल ना करो, आप कम से कम 400-500 वाले प्रोडक्ट सेल करो।
जब मैं इस फील्ड में आया था दराज में, तो मैंने अपना एक गोल बनाया था। वो गोल हमारा ये था कि मुझे हर स्टोर से डेली के 30 ऑर्डर चाहिए, ठीक है। हर स्टोर से मुझे डेली के 30 ऑर्डर चाहिए, पर ऑर्डर मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब 30 ऑर्डर होते हैं डेली के, उसमें एक 10% होता है जो डिलीवरी फेल्ड होकर आता है, जो कि एड्रेस का मसला आ रहा है, राइडर की कॉल नहीं उठाई, इसके अलावा दूसरे मसले होते हैं, ठीक है। तो 10% मतलब कि 3 ऑर्डर मेरे रिटर्न आ जाएंगे, फिर भी मेरे महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये ईजीली बन जाते हैं। और 60 से 70 हज़ार रुपये की इस वक्त में जॉब पढ़े लिखे के लिए भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि पर ऑर्डर आपको 100 रुपीज़ प्रॉफिट करना है। वो तो हमारा तो ये 1.5 साल पहले का था, अब तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। 150 तक आप पर ऑर्डर प्रॉफिट जनरेट करें, ताकि आपके डेली का 30 ऑर्डर का गोल हो। और डेली के 30 ऑर्डर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है जी। सर, एक प्रोडक्ट मैंने जैसे हंट करी, ठीक है, अब उसकी कंपनी में एक बड़ा ब्रांड है, तो उसका पैकेजिंग अच्छी करके उस ब्रांड को पीछे करा जा सकता है। जैसे एक प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है, मैं अपना ब्रांड उसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ एज अ ब्रांड, तो वो भी जिससे मैं कॉम्पीट करूँगा वो भी बड़ा ब्रांड है, तो उसको पैकेजिंग अच्छी देके, अपने ब्रांड को पैकेजिंग अच्छी देके उस ब्रांड को पीछे करा जा सकता है। देखिए, सबसे जो मैटर करता है ना, वो करती है क्वालिटी। ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फिर आती है पैकेजिंग, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो क्वालिटी सबसे बेस्ट हो आपके प्रोडक्ट की, ब्रांड से भी अच्छी हो। आप ब्रांड से 50 रुपये महंगा बेचो या आप ब्रांड से 100 रुपये महंगा बेचो, हर बंदा ये चाहता है कि हसल फ्री मुझे चीज़ मिल जाए, चीज़ मंगवाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन जो बाय करने वाले लोग हैं ना, उनका एक अलग ही मकसद होता है, उनके पास टाइम नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, सबसे जो ज़रूरी बात है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। वो अपना टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो 3-3, 4-4 दिन वेट करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो मार्केट जाकर बाय करें। कराची से हमारे 20% ऑर्डर आते हैं, ठीक है, या आप 10% समझ लें, 15%। तो कराची से हमें 15% ऑर्डर क्यों आते हैं? हम भी कराची में, वो भी कराची में, प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो ब्रांड हर सुपर मार्केट पर अवेलेबल है। लेकिन लोग ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उनको हसल फ्री प्रोडक्ट चाहिए होता है। जब वो आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनका जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो उनको टाइम है, उनको पैसों की परवाह नहीं है। वो आपसे 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा बाय करेंगे, लेकिन उन्हें चीज़ ऑथेंटिक मिलनी चाहिए, बिल्कुल जो चीज़ वो बाय कर रहे हैं वही उन्हें मिलनी चाहिए। तो आप जब एक्सपीरियंस कस्टमर को अच्छा देंगे, तो आप ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग टॉप पर आ जाएगी। आप डीमॉल को तो बीट नहीं कर सकते, जो कि सीधी सी बात है, मैं कह दूँगी आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते बीट। लेकिन डीमॉल के जो स्पॉट होते हैं ना, वो 2 स्पॉट होते हैं। शुरू में जब आप कोई भी लिस्टिंग को सर्च करते हैं तो ऊपर 4 लिस्टिंग आ रही होती है फ्रंट पे। 2 स्पॉट डीमॉल के होते हैं, उसके बाद 2 स्पॉट इंडिविजुअल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अभी दराज की लॉन्च हुई है PCC, उसके 2 स्पॉट होते हैं। तो आपको अगर दूसरा तीसरा स्पॉट भी मिल जाता है और आपकी रेटिंग अच्छी होती है, तो आप इजीली किसी भी ब्रांड को कम्पीट कर सकते हैं। कोई किसी और का सवाल? जी जी आप बस ऐसे ही माइक के बगैर ही कर रहे हैं, एकदम टाइम लगता है। सर वहाँ ये कहना चाहना देखिए, मैंने ना अपना जॉय कलेक्शन बनाया ना, जॉब का नाम रखा है, तो उसको अंदर मेरे को जैसे ऊपर डालना है, ऊपर जैसे वीडियो जैसे नहीं चल रही होती, दराज के ऊपर जो नाम आ रहे होते ब्रांड के सारे, उस तरीके से मेरा नाम आया। उसके तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है भाई, लाखों रुपए चार्ज करते हैं वो, 20 लाख 25 लाख 50 लाख। नॉर्मल जैसे फोटोज आ रही होती है, नॉर्मल जैसे फोटोज आ रही होती है तो आ सकती है, उसका भी तो चार्ज नहीं। तो दराज पर जो बैनर चल रहे होते हैं ना, उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। नहीं वो बैलेंस चल रहा है तो उसका नहीं, नीचे जो फ्लैश सेल में आप ऐड हो सकते हैं। जब आप स्टोर को, अभी नया स्टोर है ना आपका स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक कैंपिंग आएगी जिसका नाम होगा फ्लैश सेल। फ्लैश सेल के अंदर आप अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो आपका नीचे फ्लैश सेल में आ जाएगा, जो कि दराज की फर्स्ट वो होती है, फर्स्ट पेज होता है। जी सर एक सवाल था, ये कहना है चीज़ मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन मॉल में 25,000 और वो लोकल मार्केट में उसकी कीमत तकरीबन 4,500 पे, लेकिन वो एक्सपायर है, उस पर टैग लगा के वो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन वो लोकल मार्केट में चल रही है, लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, दराज में। तो अगर वो चीज़ अगर टैग लगा के भाई एक्सपायर है, इसकी डेट खत्म
चल रही है तो आया वो दराज के क्लेम करेगा नहीं। लेकिन दराज पे जो है ना वो कस्टमर एक्सपीरियंस अलग होता है। एक्सपायर प्रोडक्ट आप बेचते हो या प्रोडक्ट के ऊपर आपकी प्राइस लिखी हुई है, जैसे कि 200 रुपये लिखी हुई है। अब आप एज अ ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो हमारी ब्रांड से यही बात होगी कि हमारे प्रोडक्ट पर प्राइस ना लिखी हुई हो, ठीक है ना। प्राइस लिखी होगी, एक्सपायरी डेट लिखी होगी, तो वो कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएगा, वो यूज ही नहीं करेगा प्रोडक्ट। प्राइस नहीं लिखी होगी सर, लेकिन उस पे एक्सपायरी डेट लिखी एक्सपायरी का तो मसला है ना, आपको हटानी पड़ेगी वो। मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में ये कि बंदा फैसला कर रहा है सामने। जब आप ऑनलाइन बंदा बाय करता है तो उसको एक्सपायर्ड चीज तो नहीं चाहिए ना। आप लिस्टिंग में एक्सपायर्ड लिखोगे तो वो दराज ही शायद उसको उड़ा दे लिस्टिंग को, तो ये एक बड़ा मसला है। आप बोलोगे कि मैंने पिक्चर डाल दी थी। अब लोगों की यहाँ पे बाइक ऐसी कि वो बस फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, टाइम नहीं होता बाय कर लेते हैं। फिर जब उन्हें पहुंचेगा एक्सपायर, आप बोलोगे मैंने तो लिखा है पिक्चर में, बोलेगा भाई कोई भी बंदा एक्सपायर क्यों मंगवाएगा, हमें थोड़ी पता था एक्सपायर है। जी, किसी और का सवाल? सर वो अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंड किए तो उस पर हम एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी देखेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? एक्टिव लिस्टिंग आप उस पर कितनी देखेंगे? देखिए एक्टिव लिस्टिंग तो बहुत सारी होती है। मेन यही होता है कि टॉप 10 में आपको कम्पीट करना होता है। टॉप 10 की क्या सेल आ रही है, ठीक है ना, और क्या कंपटीशन हो रहा है। कोशिश ये करें कि कम से कम लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कंपटीशन हाई हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। जब आप सर्च वॉल्यूम को देखेंगे टूल के जरिए, जब आप वो देखेंगे कि कितनी सेल हमें आ रही है, तो उसको आप फिर कम्पीट कर लो कि आपकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद से। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई मिनिमम नंबर है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट हम सर्च आउट करते हैं तो जैसे 2800 उस पर लिस्टिंग आ रही है और उस पर हम जैसे रेटिंग का टैग लगाते हैं 4+ का, तो वो ऑटोमेटिकली 250 to 500 लिस्टिंग्स पे चला जाता है। तो उसका कोई एक्चुअल नंबर है कि इतनी लिस्टिंग होनी चाहिए तो काम करें? देखिए एक्चुअल नंबर कोई भी नहीं है। ज्यादातर यही मसला है कि जैसे कि अभी एक सेशन हो रहा है दराज का, ठीक है, हमारे टाइम पर सेशन नहीं होता था, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले कोई बात ही नहीं करता था दराज पर, तो लोगों को काम करना नहीं आता। आपका अच्छा फायदा यही है कि अगर 500 लिस्टिंग भी हैं, आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च के साथ जा रहे हो तो आप वैसे ही टॉप पर आ जाओगे। तो काफी सारे सेलर ऐसे हैं जो उन्होंने बस लिस्टिंग की हुई है, वो नहीं देखते चीजों को। मेन 2-4 प्रोडक्ट होते हैं जो उन्हें 1.5-2 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं, बाकी दूसरी लिस्टिंग पर वो फोकस नहीं करते। तो आप लोगों का यही फायदा है कि आप लोगों को कम्पीट करना अभी फिल वक्त ईजी है। इसीलिए कहते हैं कि अभी दराज पर बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को आपको फिल करना है। 500 लिस्टिंग हो एक्टिव, 1000 लिस्टिंग हो, 5000 लिस्टिंग हो, भाई कीवर्ड आप देखते हो उसमें भी सेम प्रोडक्ट नहीं आता, काफी सारे वेरिएंट आ जाते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो ऐसा कोई इसका नंबर नहीं है, लेकिन ये कि आपको अगर सर्च वॉल्यूम देखें और सेल कितनी आ रही है ये देखें, तो उसके बाद आप उसको कंप्लीट करें। और किसके सवाल? सर रिव्यू लेने का क्या तरीका है, कस्टमर से रिव्यू लेने का? रिव्यू लेने का यही तरीका है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, थैंक यू कार्ड साथ भेजें, कस्टमर को कॉल कर लें, चैट पर कस्टमर के साथ रहें। कॉल करने का कोई इशू नहीं? नहीं बोलो उसका, कस्टमर लास्ट दिन का कॉल करते नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर दें। जी बिल्कुल बिक सकता है, क्योंकि नहीं फिल वक्त ऐसा कोई क्लेम वाला सिस्टम नहीं है। आप इसी की इसको सेल कर सकते हैं। अजान का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट